Hello students, myself Deepthi Ramnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Thermodynamics, and in this series today we will continue from Thermochemistry. Thermochemistry या ऊष्मा रसायन. ऊष्मा रसायन क्या है? जब भी कभी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है, और लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें ऊर्जा में परिवर्तन होता है. ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कि अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है. और भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे हम ऊष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं. ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन से अभिकारक और उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा E या फिर एंथैल्पी H उसमें या तो कमी होती है या फिर वृद्धि होती है. यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो एंथैल्पी का उपयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं. और अधिकतर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो खुले पात्रों में होती हैं, इसलिए ये स्थिर वायुमंडल पर ही होती हैं. अतः ऊष्मा परिवर्तनों के लिए हम एंथैल्पी का उपयोग करते हैं. इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं. इसको समझाने के लिए एक सामान्य अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे कि दिखाया गया है. N1A + N2B gives M1C + M2D. यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है खुले पात्र में हो रही है, स्थिर दाब पर हो रही है. HA, HB, HC और HD अगर A, B, C और D की पूर्ण ऊष्माएँ या एंथैल्पी हो तो अभिकारकों की जो पूर्ण ऊष्मा है वो होगी N1HA + N2HB, और उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा होगी M1HC + M2HD. और इन दोनों का जो डिफरेंस है जैसा कि दिखाया गया है वो डेल्टा H होगा. डेल्टा H = उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा. यदि ये डेल्टा H पॉजिटिव है तो अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी, अर्थात अभिक्रिया में होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है और डेल्टा H का मान धनात्मक होता है. तो इस प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा H का मान धनात्मक होता है. अगर अभिक्रिया में डेल्टा H नेगेटिव है तो अर्थात अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, अतः डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है, और इस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा. इसी तरह से अगर डेल्टा H = 0 है अर्थात थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया होने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है, अतः डेल्टा H का मान 0 होता है, और इस अभिक्रिया को अपन ऊष्मा उदासीन या ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस या ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं. तो वो समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अतिरिक्त उसमें होने वाले आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या फिर पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन की भी जानकारी हो, मतलब अभिक्रिया के साथ साथ डेल्टा E या डेल्टा H की भी सूचना हो, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको. और ऊष्मा परिवर्तन को हम कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और किलो जूल में व्यक्त करते हैं. इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि HCl aqueous NH3 aqueous gives NH4Cl aqueous. इस अभिक्रिया में डेल्टा H = -51.42 किलो जूल है. तो इस अभिक्रिया में क्या है कि 1 मोल HCl का जलीय विलयन, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, 1 मोल NH3 के जलीय विलयन से क्रिया करता है. एक्वस का मतलब यहाँ पर भी जलीय विलयन है, तो 1 मोल NH4Cl बनता है. NH4Cl का एक्वस विलयन बन रहा है, जलीय विलयन बनता है. और चूंकि डेल्टा H का मान माइनस में है अतः ऊष्मा मुक्त हो रही है, और मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान है 51.42 किलो जूल. सेकेंड अभिक्रिया लेते हैं. सेकेंड अभिक्रिया है मीथेन CH4 गैस + 2O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस + 2H2O लिक्विड, और इसमें डेल्टा H की वैल्यू है -891 किलो जूल. तो इस अभिक्रिया में स्थिर दाब पर हो रही है, डेल्टा H की वैल्यू है, इसका मतलब स्थिर दाब पर हो रही है. इसमें 1 मोल गैसीय मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल बनते हैं, और मुक्त हुई ऊष्मा चूँकि माइनस में है इसलिए मुक्त हुई ऊष्मा होगी वो होगी 891 किलो जूल. तो इस प्रकार जो ये समीकरण हैं उनको हम क्या संतुलित रूप में लिखते हैं, और चूँकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है और परिपार्श्विक को 891 किलो जूल ऊष्मा देगी, अतः उत्पादों की एंथैल्पी
जो है उत्पादों की एंथैल्पी अभिकारकों की एंथैल्पी से 891 किलो जूल कम होगी और इस अभिक्रिया ऊष्मा की इस मात्रा को उत्पादों की तरफ जोड़े तो ऊष्मीय संतुलन इक्वेशन प्राप्त होती है। तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। ऊष्मा रासायनिक समीकरण में ठोस या क्रिस्टल या द्रव या गैसीय अवस्था को रासायनिक प्रतीकों के रूप में लगाते हैं, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में लगा रखा है। ठोस के लिए S लगाएंगे और अगर उसमें क्रिस्टल है तो C लगाएंगे, लिक्विड है तो L लगाएंगे, गैस है तो G लगाएंगे और अगर जलीय विलयन है तो AQ का यूज़ करेंगे। यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में है तो उसके लिए हमें एक्वस AQ जरूर लिखना है और साथ में इस इक्वेशन में डेल्टा H या डेल्टा E की वैल्यू लिखनी है। अगर कोई इक्वेशन अगर स्थिर आयतन पे हो रही है तो डेल्टा E लिखना है और अगर कोई इक्वेशन स्थिर दाब पर हो रही है तो डेल्टा H लिखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। निश्चित ताप और निश्चित दाब पर रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाए गए अभिकारकों के मोल उसी ताप और दाब पर उत्पाद के मोल में पूर्णतया अभिकृत होने पर जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे या प्राप्त उत्पादों या अभिकारकों की एंथैल्पी में जो अंतर होता है उसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो अभिक्रिया ऊष्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H के द्वारा और अगर अभिक्रिया स्थिर आयतन पे होती है तो उसको डेल्टा E के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण जो हम दे रहे हैं इसमें हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2HCl और इसमें डेल्टा H की वैल्यू है -184.1 किलो जूल। ये जो अभिक्रिया है ये स्थिर दाब पर है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके 2 मोल HCl बनाती हैं। इस अभिक्रिया में 184.1 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मानक अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। मानक अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? एक वायुमंडलीय दाब पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन मानक अवस्था पर किसी भी अभिक्रिया में जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे हम मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं और इस पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H नॉट, ऊपर 0 लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, उसके द्वारा हम बता सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थिर दाब और स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। स्थिर दाब पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो हम उसको लिखते हैं QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H के बराबर होती है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। यदि अवशोषित ऊष्मा गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करती है, डेल्टा E में वृद्धि करती है और कुछ कार्य करती है। यदि स्थिर दाब पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो आयतन में कमी होगी, गैसीय तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा। और यदि कोई भी अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। अवशोषित जो ऊष्मा होती है QV, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है, वो डेल्टा E के बराबर होती है। तो अर्थात स्थिर दाब पर अगर अभिक्रिया हो रही है तो डेल्टा H मतलब इसमें एंथैल्पी में चेंज भी होगा और वर्क भी होगा P डेल्टा V, और अगर स्थिर आयतन पर अभिक्रिया हो रही है तो QV इज इक्वल्स टू डेल्टा E होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उनका जो डिफरेंस होता है QP माइनस QV, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है, वो P डेल V के बराबर होता है। और QP की जगह हम डेल्टा H रख सकते हैं, QV की जगह डेल्टा E रख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस P डेल्टा V। और अगर हमें P डेल्टा V की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ डेल्टा V। डेल्टा V है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिख सकते हैं PVP माइनस VR। तो यहाँ आप लिख सकते हो PVP। PVP क्या है? आदर्श गैस समीकरण के अनुसार हमें पता है कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो PVP क्या होगा? इज इक्वल्स टू NPRT, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और PVR क्या होगा? NRRT, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। और अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, P डेल्टा V निकालते हैं तो हमें आ जाएगा PVP माइनस VR, या फिर हम लिख सकते हैं NP माइनस NR। और इस NP माइनस NR चूँकि ये गैसीय स्टेट में है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा NG। तो P डेल्टा V इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा NG/RT। इसी तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं QP इज इक्वल्स टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, तो
इसमें यदि डेल्टा एन जी किसी इक्वेशन में अगर धनात्मक होता है तो डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ई होता है, और अगर एन जी ऋणात्मक होता है तो डेल्टा एच इज़ लेस देन डेल्टा ई होता है, और अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो होता है तो डेल्टा एच इज़ इक्वस टू डेल्टा ई के बराबर होता है, यानी क्यू पी इज़ इक्वस टू क्यू वी के बराबर होगा। इसी पे आधारित दो न्यूमेरिकल्स हम करके हम इस जो अभिक्रिया है जो हम पढ़ रहे हैं स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा, उसमें परिवर्तन को हम पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब इसका मतलब डेल्टा एच इसमें होगा क्योंकि स्थिर वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया हो रही है। 1 मोल बेंजीन के पूर्णतया ऑक्सीकृत होने पर 781 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। तो स्थिर आयतन पर इस अभिक्रिया की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में बताए अनुसार हम इसकी इक्वेशन सेट करते हैं। बेंजीन लिक्विड होती है प्लस ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होता है। चूँकि बेंजीन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और पूरी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है -78, क्योंकि कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है इसलिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वस टू -781 किलो कैलोरी, और चूँकि अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है इसलिए ये डेल्टा एच की वैल्यू होगी। और इसमें हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। और चूंकि हम यहाँ सिर्फ गैशियस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो चूंकि वाटर लिक्विड है इसलिए गैशियस जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स माइनस होंगे। तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म में क्या है? एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 होंगे मोल्स और ऑक्सीजन के -15.2 हैं बैलेंस इक्वेशन में। तो इनको माइनस करने पर डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस में 1.5 प्राप्त हो रही है। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 298 आएगा। और हमें डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है और आर हमें पता है, चूँकि हम दे रखी है डेल्टा एच वो किलो कैलोरी में दे रखी है इसलिए आर को भी हम किलो कैलोरी में लिखेंगे। आर की वैल्यू किलो कैलोरी में हो जाएगी 1.987 × 10⁻³ तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। डेल्टा ई इज इक्वस टू डेल्टा एच माइनस डेल एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है हमें। डेल्टा एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें डेल्टा ई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -781.11 किलो कैलोरी। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर प्राप्त नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर कार्बन की दहन ऊष्मा निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाती है। कार्बन चूँकि दहन हो रहा है इसलिए उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वस टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड डेल्टा एच इज इक्वस टू -393.5 किलो जूल। स्थिर आयतन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन की दहन ऊष्मा की गणना करो। चूँकि ये स्थिर दाब पर दे रखी है इक्वेशन और हमें निकालनी है स्थिर आयतन पर, तो इसके लिए हमें डेल्टा एन जी निकालना होगा। और उपरोक्त इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी, इसलिए डेल्टा एन जी वैल्यू टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एच इज इक्वस टू डेल्टा ई होगा। तो स्थिर आयतन पर भी दहन ऊष्मा का मान वही होगा जो कि स्थिर दाब पर होता है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके अपने टॉपिक को और अधिक समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए अपने जो टॉपिक्स हैं उसके साथ साथ हमें उनकी न्यूमेरिकल्स करना भी ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। आज इतना ही, थैंक यू।